क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 23 फरवरी को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, मेरे प्यारे बच्चों उनके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल पेपर लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, यदि आप इस पेपर को हल कर लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि आप प्यारे बच्चों बायोलॉजी में प्यारे बच्चों 70 में से मेरे प्यारे बच्चों कम से कम प्यारे बच्चों यहाँ से 55 से आप 60 नंबर यहाँ पर लाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो जो पेपर का कोड है वो 348 FR है। मेरे प्यारे बच्चों सेम यही पेपर कोड है आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में 23 फरवरी को देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सभी का जो पूर्णांक होगा वो प्यारे बच्चों 70 नंबर का होगा और आप सभी को जो बोर्ड एग्जाम में समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। निर्देश में यहाँ पर पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न आप सभी को करना क्या है यहाँ पर अनिवार्य है। कराया तो दूसरा की आवश्यकता के अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों जिस भी क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका चित्र आप सभी को बनाना है तो आप सभी को प्यारे बच्चों उसका चित्र जरूरी बना कराना है, क्योंकि यदि आप उसमें चित्र नहीं बनाते हैं तो आपके नंबर आप सभी को पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपने देखा है कि प्रत्येक प्रश्न के जो निर्धारित अंक है उसके सम्मुख अंकित हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है बहुविकल्पी प्रश्न में आप पहला क्वेश्चन कर रहा है क वाला कि आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। प्यारे बच्चों ऑप्शन है मादा जननांग और बी है नर जननांग और सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों पुष्प में जो पुंकेसर होता है जो इस प्रकार से प्यारे बच्चों उसका होता है ये डंठल होती है। ये पूरी संरचना को हम सब पुंकेसर कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यह पुष्प का नर जननांग होता है, यानी नर भाग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों खबला क्या है कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों को प्रतिपादन किसने किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि प्रभाविता और पृथक्करण के नियमों को ग्रेगर जाल मेंडल ने जी ने प्रस्तावित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से यही मेरा अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों इसी तरीके से हम आपके सभी विषयों का मॉडल पेपर इस चैनल पर कराने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से यही अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी के लिए पेपर बनाने में प्यारे बच्चों बहुत मेहनत लगती है। क्वेश्चन को खोजना पड़ता है, कई साल के पेपरों का एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों गौला है कि जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में से पड़ी थी। तो प्यारे बच्चों प्रतिबंधन जो अंतर न्यूक्लियस एंजाइम है इसके द्वारा क्या होता है प्यारे बच्चों जीनी अभियांत्रिकी में इसका खोज की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों घ वाला क्वेश्चन है कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों ऑप्शन है जल की, बी है वायु की और सी है ऊर्जा की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज़्यादा जो निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्या होती है ऊर्जा की प्यारे बच्चों हमेशा उसमें आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या है राइट आंसर है। अब आता है प्यारे बच्चों आप सभी का यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 नंबर का है। यहाँ पर कह रहा है कि अंकुरण परागकण एवं का एक क्या कीजिए नामांकित चित्र बनाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो इसमें परागकण है, यानी यहाँ पर देखिए इसमें देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ ऊपर देखिए कुछ परागकण दिए गए हैं, ठीक है, जो कि प्यारे बच्चों अंकुरित हो गए हैं। यहाँ से इसमें पराग नलिका का निर्माण हो गया है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में इसका चित्र बनाकर आना है। यदि आप चित्र नहीं बनाते हैं प्यारे बच्चों आप सभी को नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप को चित्र बना अति आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए आगे है यहाँ पर कि आवर्त आतारोचक क्या है। ख क्या है कि आतारोचक क्या है। तो लिखेंगे उत्तर कि प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पर महिलाओं में के गर्भाशय से अंदर एक अनिषेचित अंडाणु के रक्त के रूप में बाहर आना मासिक चक्र कहलाता है, ठीक है। और इसका लिखेंगे पॉइंट में कि यह प्रवस्था आतर्व प्रवस्था कहलाती है।
11-12 वर्ष की उम्र में आत्महत्या प्रभाव होता है जिसे रजोदर्शन कहा जाता है एवं 40 के 45 वर्ष में यह चक्र स्वतः समाप्त हो जाता है जिसे रजो निवृत्ति कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप पूरे पेपर का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग वाला क्वेश्चन करा है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे आप यहाँ पर कि वर्णांथा लिंग गुणसूत्री एक अप्रभावी अनुवांशिक विकार है यानी रोग है जो यक्ष क्रोमोसोम में हुए उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जिससे वर्णांधा रोग की बीमारी होती है वह व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा। यानी आप जब उसे लाल दिखाएंगे, कोई कलर लाल देखेगा तो उसे कभी कभी लगेगा कहेगा ये हरा है और कभी उसको नज़र में आएगा कि ये लाल है, तो वो विभेद ही नहीं कर पाएगा, वो क्लियर ही नहीं कर पाएगा कि ये लाल है या फिर हरा है। ठीक है, नहीं कर पाता है। यही कारण है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि प्यारे बच्चों वो सिग्नल को नहीं जान पाएगा। जब उसे लाल क्या होगा, जब उसे लाल दिखाई कर देगा तो वो सिग्नल नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला घ वाला क्वेश्चन है, कराए के समजात तथा समरूपता में अंतर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर उत्तर कराए लिखेंगे समजात अंग। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि यह रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य के आधार पर यह बार संरचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ऐसे अंग को क्या कहते हैं, उन लोग समजात अंग कहते हैं। उदाहरण में जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि मनुष्य के हाथ और घोड़े की जो अंगुली टांग होती है उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, उसकी जो संरचना होती है यानी उसका जो संरचना क्या होती है वो सेम होती है। यानी उसकी जो हड्डी की संरचना देखेंगे मनुष्य के हाथ की और घोड़े की अंगुली टांग की, तो उसकी संरचना समान होती है परंतु प्यारे बच्चों उसका जो कार्य है वो अलग अलग है। ठीक है, अगला यहाँ पर है समरूप अंग। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न होते हैं परंतु प्यारे बच्चों कार्य प्रदर्शित परंतु जो उनका कार्य है वो समरूप होता है, परंतु जो कार्य होता है वो समान होता है। जैसे में यहाँ पे तितली और चमगादड़ के पंख, तो मेरे प्यारे जो तितली होती है और जो चमगादड़ होते हैं उनका जो पंख है वो अलग अलग होता है, यानी जो उनकी जो रचना होती है वो अलग अलग होती है परंतु प्यारे बच्चों दोनों का काम एक ही है, क्या होता है, उड़ना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अंग वाला क्वेश्चन कराए कि नागफनी के पौधे में पत्तियां कांटों के रूप में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं। तो लिखेंगे इसमें कि कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौधे को जल की कमी, ताप और लवणता जैसी समस्याओं का सामना करने के लिए इन्हें स्वयं को अनुकूलित करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप जीवधारियों में आकार की परिवर्तन दिखाई देती है। ठीक है, इसी कारण है कि नागफनी की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इनकी जड़ें भूमि में गहराई तक चली जाती है। ठीक है, आप इसका शॉट लेते रहिएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों लघु उत्तरी फर्स्ट है करा है। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिवैदिक जैविकों के नाम लिखिए। तो इसमें लिखेंगे कि प्रतिजैविक शरीर जीव के शरीर में पनपने वाले हानिकारक रोगाणुओं के क्या करती है, रक्षा करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। यहाँ लिखेंगे कि प्रतिजैविक का निर्माण प्रायः उन सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है जिनमें कोई विशिष्ट रोग उत्पन्न हुआ हो। लिखेंगे अगला पॉइंट कि वर्ष 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज की थी जो जीवाणुओं को वृद्धि में अवरुद्ध करता है। मेरे प्यारे तो यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आप प्यारे बच्चों बताएंगे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये प्यारे बच्चों यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। ठीक है, आगे यहाँ ग वाला क्वेश्चन करा है कि संलग्नता एवं विनिमय में अंतर लिखिए। आप इसका लिखेंगे हेडिंग संलग्नता, इसमें लिखेंगे कि समजात गुणसूत्र में एक ही प्रकार के जीन्स की उपस्थिति को संलग्न एवं इस गुण को संलग्नता कहते हैं। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे
कि संलग्न जीन गुणसूत्र के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। आगे यहाँ पर क्या है, विनिमय। ठीक है, तो विनिमय में लिखेंगे कि समजात गुणसूत्रों के जो क्रोमैटिक्स होते हैं उनके मध्य आनुवंशिक पदार्थों का अदला बदला क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि विनिमय प्रक्रिया के द्वारा युग्मक में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, स्थानांतरण अलग अलग होता है। ठीक है, आगे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है यहाँ पर कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो प्यारे बच्चों इसमें लिखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रकार का परिरक्षण है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के पहचान और पैतृक संबंधों और उसके व्यक्ति के लिए की जाती है। आगे लिखेंगे कि इसके परीक्षण के लिए रुधिर या फिर लार, बाल रेजर या दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी एवं शुक्राणु का आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग लिखेंगे कि न्यायालयीय जैसे जांच, हत्या, बलात्कार आदि में इसका क्या होता है, डीएनए का उपयोग होता है। पैतृक संबंध में पता लगाने के लिए लिखेंगे कि विलुप्त होने वाले जंतु के संरक्षण में क्या होता है, डीएनए सहायक होता है। यहाँ पर आगे है फिर जो लघु उत्तरी सेकेंड है, इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन चौथा का वाला कि सहभोजिता और सहोपकारिता का वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखेंगे सहभोजिता में कि यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर जो निर्भर रहने वाले जंतुओं में से केवल एक ही को क्या होता है, लाभ होता है, परंतु दूसरे को न हानि होती है न लाभ होता है, उसे सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे जैसे कि आर्किड के पौधे एवं आम के वृक्ष पर होने वाली पारस्परिक क्रिया केवल आर्किड पौधे को ही लाभ होता है, बाकी आम के वृक्ष को न लाभ होता है न प्यारे बच्चों हानि होती है। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों कई साल से रिपीटेड है और ये प्यारे बच्चों 2026 में 100% आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज पेपर को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर लिखेंगे सहोपकारिता। ठीक है, सहोपकारिता में लिखेंगे कि सहोपकारिता अथवा सहजीविता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है कि परस्पर जो निर्भर रहने वाले जीव होते हैं वो दो या दो से अधिक जीवों को लाभ लेते हैं। तो इस संबंध को क्या कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं। जैसे यहाँ भाई लाइकेन और सहोपकारिता का एक ही उदाहरण है। ठीक है, दोनों क्या है, एक ही उदाहरण है। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं। आगे यहाँ लिखेंगे कि क्वेश्चन है वाला कि वैक्सीन क्या है। ठीक है, किन्हीं दो वैक्सीन के नाम लिखिए और उनसे होने वाले लाभ को भी लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बताना है आपको कि वैक्सीन क्या है। लिखेंगे कि जीव वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है। इन्हीं औषधियों को वैक्सीन या टीका कहा जाता है तथा इसे टीकाकरण भी कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसका लाभ कि चेचक का टीका, जैसे कि 1996 ईस्वी में कि एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की थी। इस टीके को वैक्सीनिया नामक विषाणु से तैयार किया गया था। ठीक है, आगे है कि पोलियो का टीका। इस टीके का आविष्कार डॉक्टर जोनास सांक ने किया था। वर्तमान समय में पोलियो वैक्सीन को द्रव के रूप में 2 बूंद 5 साल तक बच्चे को पिलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे बच्चों सारे क्वेश्चन का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिखकर इसे एक बार से आपसे को रिवीजन करना होगा। ठीक है, आगे यहाँ है प्यारे बच्चों कह रहा है कि ड्रग्स क्या है और इसमें तथा चरक कहाँ से प्राप्त होते हैं। लिखेंगे ड्रग में कि जब औषधियों का सेवन आवश्यकता से अधिक एवं निरंतर किया जाना प्रारंभ हो जाए तो व्यक्ति को उन औषधियों की आदत हो जाती है और दवा न मिलने पर हम लिखेंगे कि व्यक्ति बेचैन, परेशान और अन्य कई परेशानियों से गुजरने लगता है। इन्हीं औषधियों को नशीली दवाएं या फिर ड्रग्स कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे यहाँ पर स्मैक क्या है। लिखेंगे कि यह एक प्रकार का ओपियाइड है जिसे हीरोइन के नाम से भी जाना जाता है। प्रायः यह सफ़ेद और भूरे रंग का पाउडर होता है जिसे व्यक्ति नाक के माध्यम से इंजेक्शन के माध्यम से लेता है।
ठीक है। इसे अफीम के पौधे से बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक एमसीक्यू बनता है कि अफीम क्या है, यह किस पौधे से बनाया जाता है, ठीक है। यानी कभी कभी कहा जाता है कि जो जो ड्रग्स क्या है, स्मेक क्या है, या क्या है, और ये किस पौधे से प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे कि जो स्मेक है ये क्या होता है, अफीम के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर है चरस। चरस के बारे में लिखेंगे कि चरस को कैनाबिनास नामक पौधों से तैयार किया जाता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों पौधे का नाम याद रखिएगा, इसे एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। लिखेंगे कि इस पौधे से अलग अलग करके छोटी छोटी गोली के रूप में बनाया जाता है। विशेषतः भारत, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों में इसका प्रचलन क्या है प्यारे बच्चों, अधिक है। आगे यहाँ पर लिखेंगे कहा है कि प्रतिरक्षा क्या है, उपाधि प्रतिरक्षा की क्रिया का विधि का स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो प्रतिरक्षा लिखेंगे इसमें कि प्रतिरक्षा का अर्थ जीव विज्ञान में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के लिए एक विशिष्ट प्रणाली है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से भी जानते हैं। अब लिखेंगे कि उपाधि प्रतिरक्षा, इसमें लिखेंगे कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र के प्रथम दोनों स्तरों पर पार करके संक्रमण स्थापित करने में सफल हो जाता है तो तृतीय स्तर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रारंभ होती है। इसे उपादित या विशिष्ट प्रतिरक्षा या अनुकूलित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। यह प्रतिरक्षा रोगाणुओं की विशिष्ट होती है, उच्चतम स्तर की रक्षा उपलब्ध कराती है। स्मृति का इसका विशेष लक्षण है, ठीक है। आगे लिखेंगे कि किसी रोग जनक से पहली बार सामना होने पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अनुक्रिया प्रदर्शित करता है तथा इस पहली अनुक्रिया को प्राथमिक अनुक्रिया कहा जाता है। आगे लिखेंगे यहाँ पर कि यह अनुक्रिया धीमी व कम तीव्र होती है जब उसी व्यक्ति के रोग जनक से दूसरी बार सामना होता है तो द्वितीय अनुक्रिया प्रकट होती है। इसे पूर्ववर्ती एमनेस्टिक अनुक्रिया भी कहते हैं। यह अधिक तीव्र व शक्तिशाली भी होती है। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन है, कर रहा है यहाँ पर कि परागण क्या है, भाई पर परागण क्या है, इससे होने वाले लाभों और हानियों को लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आप पर परागण का डिफिनेशन। लिखेंगे कि जब एक ही पादप के पराग कण को दूसरे पादप के वर्तिकाक पर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रकार की परागण को क्या कहते हैं, पर परागण कहा जाता है। इसमें लिखेंगे कि इसके जो श्रेणियाँ हैं ये कई तरीके से पर परागण होता है। जैसे होता है कीट परागण, कीटों द्वारा क्या होता है, कीट परागण होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में एंटोमोफिली। देखिए यहाँ है जंतु परागण, जैसे गिलहरी और रेंडेसस हो गया। वायु परागण हो गया प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं एनिमोफिली इंग्लिश में, ठीक है, जो कि हवा द्वारा होता है। आगे यहाँ पर है पक्षी परागण, इसे क्या कहते हैं, ऑर्नोथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्नोथोफिली कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे पर परागण से लाभ, लिखेंगे कि पर परागण से उत्पत्ति जो होती है नई संतानीय वातावरण से प्रति अधिक अनुकूल होते हैं जिससे ये अस्तित्व में लंबे समय तक रहते हैं। दूसरा लिखेंगे इससे क्या लाभ है कि नई जातियों का जन्म होता है। जो पर परागण होता है उससे हर बार क्या होता है, जब हर बार परागण होता है तो उससे नई नई जातियाँ उत्पन्न होती है। आगे यहाँ पर लिखेंगे पर परागण के लाभ कि पर परागण को प्रोत्साहित करता है जिससे नए लक्षणों वाली जातियों का विकास किया जा सकता है। पर परागण द्वारा निर्मित पौधे अपेक्षाकृत स्वस्थ, मोटे एवं संख्या में अधिक होते हैं। सेम प्यारे बच्चों आप सभी को इसका जब लाभ पता हो गया तो जब आप इसी को उल्टा कर देते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे कि नई जातियों का जन्म होता है तो लिख देंगे कि इसमें नई जातियों का उत्पन्न नहीं होता है। तो जब लाभ पता हो गया तो आप इसको हानि भी लिख सकते हैं, अपने इसका उल्टा कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव कि ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक आदि को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है और इसे नंगों आँखों से नहीं देखा जा सकता है। लिखेंगे इसमें कि सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग, लिखेंगे
कि सूक्ष्म जीव डेयरी उद्योग में है कि जीवाणु दूध को कई अन्य पदार्थों में परिवर्तित करने की गुण रखते हैं। जैसे है लैक्टोबैसिलस जीवाणु की डोवन द्वारा दूध से दही बनाता है। प्यारे बच्चों, आप सभी के एमसीक्यू क्यों पूछाता है कि दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस की जीवाणु द्वारा क्या होता है? दूध क्या होता है? दही में परिवर्तित हो जाता है। जैसे छाछ है, बटर है, पनीर आदि का निर्माण किया जाता है। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे क्या होता है? दूध क्षारीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। इसी कारण क्या होता है? दूध जम जाता है और दही बन जाता है। जैसे आगे यहाँ पर कि पेय पदार्थ मादक पदार्थ के रूप में ईस्ट का किण्वन प्रक्रिया के दौरान वाइन, बियर, रम, ब्रांडी आदि का निर्माण किया जाता है। तीसरा उपयोग लिखेंगे कि रसायनों एवं एंजाइमों में निर्माण। लिखेंगे कि पनीर, एल्कोहल, सिट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और साइक्लोस्पोरिन का क्या होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा निर्माण होता है। प्रतिजैविक के लिख में जैसे एंटीबायोटिक होगी, जैसे पेनिसिलिन हो गई, नियोमाइसिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, टेट्रामाइसिन हो गई और टेरामाइसिन हो गई। ये सब क्या है प्यारे बच्चों? एंटीबायोटिक है। ठीक है, यानी ये सब प्रतिजैविक हैं। आगे यहाँ पर देखिए घवाला आपसी का क्वेश्चन है, कराए कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। लिखेंगे जैव प्रौद्योगिकी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक तंत्रों और क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है, उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि कीटनाशक लिखेंगे और खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की काफी वृद्धि होती है। और अगला लिखेंगे कि पर्यावरणीय असंतुलन से प्रोत्साहित होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए छठवां क्वेश्चन कर रहा है आपसी का कि आवृत बीजी का अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। प्यारे बच्चों, जो शुक्र यानी जो उसका शुक्राणु होता है आवृत पदवी में, वो क्या होता है? परागकण होता है। लेकिन यदि बात करें कि जो पुष्प होता है उसका अंडाणु क्या होता है, तो प्यारे बच्चों वो क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। वो क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। देखिए यहाँ पर क्या है? भ्रूण कोश इस प्रकार से होता है और इसमें क्या होती है? 3 ऊपर की कोशिका होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। और प्यारे बच्चों, इसमें 2 कोशिका और है जिससे बीच में होती हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर या फिर ध्रुवीय कोशिका भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 कोशिकाएँ हैं। यहाँ पर जो बीच में कोशिका है इसे अंड कोशिका कहते हैं। और ये जो 2 कोशिका यहाँ पर बड़ी बड़ी दिख रही है, इस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। इस तरीके से आप सभी को प्यारे बच्चों यहाँ पर भ्रूण कोश का क्या करना है? निर्माण, इसका संरचना बनाना है। यदि कह दे आवृत बीजी का 5 का अंडाणु का बनाइए, तो भी आप सभी को भ्रूण कोश का ही बनाना है। आगे यहाँ पर कि जेनेटिक कोड क्या है या किस प्रकार कार्य करता है, तो लिखेंगे कि जेनेटिक कोड में कि आनुवांशिक कोड का आशय उन नियमों से है जिनका उपयोग करके जीवित कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या न्यूक्लियोटाइड त्रिक यानी एमआरएनए का अनुक्रम कूट भर सूचना में प्रोटीनों में स्थानांतरित करती है। कूट का हस्तांतरण ट्रांसलेशन राइबोसोम द्वारा किया जाता है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पूरे पेपर को हल कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे पेपर का जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से जाग जाइए और इस पेपर को पूरा सोल्यूशन कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह पेपर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।